वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर का, उसके लिए सेट की एनसीईआरटी है और भारतीय संविधान है। चैप्टर पहला है, क्लास 8 का है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, ये याद रखिएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का हो जाएगा? 2009 का हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ाई है तो सरकारी स्कूल का होना आवश्यक है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यालयों में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो होता है 30:1 होना चाहिए। ये भी पॉइंट है जो याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। ये डेट है जो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये वाला पॉइंट है जो कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी थी। तो भारत के लोगों ने संविधान बनाने की मांग कब रखी? 1920 में रखी थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है जो याद रखिएगा। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 जो अन्य सदस्य थे, उन्होंने है जो भारत संविधान तैयार किया था। तो भारत का संविधान किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य थे, उन्होंने 1928 को। तो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी संविधान की। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये वाला है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में, जो भारतीय संविधान लिखा उस सभा में है जो 299 सदस्य थे, एवं उसकी प्रारूप समिति मतलब कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उस सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य उसमें शामिल थे। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। तो भारतीय संविधान सभा ने है जो संविधान बनाने का कार्य कब शुरू किया था? तो 9 जनवरी 1946 को। इम्पोर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। तो ये बनाने का कार्य शुरू किया गया 9 जनवरी 1946 को, और संविधान लिखने का कार्य पूरा कब हुआ, मतलब कि तैयार कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को ये पूरा हो गया, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। तो ये तीनों डेट हैं जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय और ये एक 9 जनवरी 1946 को है जो स्टार्ट हुआ संविधान बनना, और 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, डेट एक ही जैसी है, जनवरी नवंबर जनवरी, इसलिए इन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर है, भारत का संविधान का जो उद्देशिका थी, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वर्ड पहले बोला गया, क्या क्या शामिल है। ये अगर आपको, ये आप ना लर्न कर लीजिए, अगर आपको लर्न होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है, हम भारत के लोग, ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें क्या क्या दिया गया है? तो हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्ड है जो पहले यूज हुआ, बाद में यूज हुआ, उसको क्रम से लगाइए। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आप क्रम से लगा पाएंगे। तो पहले आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर पंथ निरपेक्ष होगा, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। तो ये इसमें उद्देशिका में शामिल था। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का उद्देशिका में दिया गया है? न्याय है जो 3 प्रकार का है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय हो जाएगा, आर्थिक न्याय हो जाएगा, और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। और विचार अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो स्वतंत्रता 4 प्रकार की है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की दी गई है, और उपासना की दी गई है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता समता है जो 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। स्वतंत्रता 4 प्रकार की है, विचार अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकता भी दिया गया है, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
तो ये डेट भी याद रखिएगा और ये वाला भी याद रखिएगा कब था। तो मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को स्टार्ट हुआ था, मतलब तैयार हुआ था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये जो न्याय है, समता है और स्वतंत्रता है और कौन से वर्ड कहाँ पे यूज हुए हैं, और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है 1931 में जो कराची में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1931 में कहाँ पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? तो कराची में हुआ था। भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव किया गया। तो कहाँ पे किया गया था रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव? कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, वहाँ पे किया गया। और इसमें है जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया? सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संसदीय उत्तरदायित्व, सरकार और अल्पसंख्यकों की अधिकार की रक्षा। तो ये इसमें है शामिल किए गए थे, इम्पोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। बुनियादी मूल्य थे ये: सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता अधिकार, संसदीय और उत्तरदायी सरकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। फिर यहाँ पे दिया है कि 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। तो स्वतंत्र संविधान की मांग कब की गई? 1934 में की गई थी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। और दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में। मांग कब की गई थी? 1934 में की गई थी। और जो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, उसके अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अंतरिम अध्यक्ष मतलब कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद। और फिर स्थायी किसे बनाया गया? स्थायी बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये निर्वाचित अध्यक्ष थे। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के बुनियादी मूल्य कौन से हैं? तो बुनियादी मूल्य है लोकतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगी, समानता हो जाएगी, न्याय हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। तो ये हैं जो संविधान के बुनियादी मूल्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं ये भी। अब नेक्स्ट चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। तो धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता होती थी। तो भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो भारत में कितने धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं? तो 8 प्रमुख धर्म है: हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। ये 8 प्रमुख धर्म हैं जो भारत में रहते हैं। फिर है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। राज्य के सामने सभी धर्म हैं जो समान होते हैं। ये होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोग हैं जो अपने अपने धर्म या मान्यताओं के अनुसार अपना अपना धर्म अपना सकते हैं। एक नियम है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता, लेकिन सिख धर्म को जो मानते हैं वो लोग हैं जो अपने साथ हैं 6 इंच तक की कृपाण रख सकते हैं। कितना? तो 6 इंच तक की कृपाण रख सकते हैं, क्योंकि कृपाण रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है, जबकि सामान्य नियम में सेना में कोई व्यक्ति है जो दाढ़ी नहीं रख सकता है। फिर है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्यों जरूरी होते हैं? तो व्यक्ति के जो आत्मसम्मान होता है, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ और आत्मनिर्भर आज़ाद जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है और तीसरे भाग में दिए गए हैं। कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार और संविधान के तीसरे भाग में है, थर्ड भाग में है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन कौन से मौलिक अधिकार है? तो पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। तो इसमें क्या होता है? तो कानून की नज़र में सभी लोग हैं जो समान होते हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि कोई है जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की और रहने की, व्यवसाय या पेशा कारोबार करने की
शामिल है। तो ये सब है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो संविधान में कहा गया है कि जैसे कि मानव व्यापार हो गया, जबरिया श्रम हो गया, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं कारखानों में काम करते हैं उनको मजदूरी पर रखना अपराध है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल किया गया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता क्या क्या है, तो इसमें है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म है जो अपना सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, संविधान में कहा गया है कोई भी धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं लोग हैं जो मदरसा में शिक्षा देते हैं, इस टाइप के शैक्षणिक स्थान खोल सकते हैं जो कि उनके धर्म से संबंधित होते हैं। फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस आधार पर है जो किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर हो। नेक्स्ट चैप्टर है संसदीय सरकार, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो जैसे कि जो सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। तो हमारे देश में जो 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो ये से याद रखिएगा, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है या समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। तो कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा 5 वर्ष बाद इनको दोबारा प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। तो संसद में है कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संसद में कौन होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। इन तीनों को मिलाकर है जो संसद का गठन होता है। फिर पहले है लोकसभा। लोकसभा है जो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं और लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। तो किस सदन को निचली सदन कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। यहाँ बैठने वाले प्रतिनिधि यानी कि लोकसभा सांसदों का चुनाव है सीधे लोगों के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए हर साल 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। तो लोकसभा के लिए चुनाव 5 साल में कराए जाते हैं और ये यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितना है, 543 है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जो प्रतिनिधि है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं उन्हें सांसद सदस्य या फिर सांसद एमपी कहलाते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें संसद सदस्य कहते हैं या फिर सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा किनसे बनती है, सांसदों को मिलाकर। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो ये हो गया लोकसभा के बारे में। अब है राज्यसभा के बारे में। तो भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा किसे कहते हैं, उच्च सदन को कहते हैं। राज्यसभा है मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती। तो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो जो राज्य के लोग होते हैं वो ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, और विधानसभा के सदस्यों को राज्य के लोग चुनते हैं। ये याद रखिएगा। प्रत्येक 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल है जो यहाँ पे कब निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का, तो 2 वर्ष बाद है जो 2/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट।
तो राज्यसभा है जो कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसमें है जो सदस्यों का निर्वाचन है दो वर्ष बाद 2/3 का होता है और ये कभी भंग नहीं होती। और इसमें जो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब है राष्ट्रपति के बारे में। तो संसद का ये तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पहले ये फोटो तब का लगा हुआ जब प्रणब मुखर्जी थे। अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। फिर लिखा है कि भारत में किसी भी दल का सरकार बनाने के लिए 543 में से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती। कितनी? जैसे कि 543 है, उसमें 272 सीट बनाने के लिए सरकार बनाने के लिए सीटों की आवश्यकता होती है। और दल बहुमत जरूरी के लिए है, जो बहुमत बनाने के लिए 272 सीटें ना मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। लोकसभा में जो बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन होता है? जो लोकसभा में बहुमत दल होता है उसका नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति की सलाह से है जो कौन मंत्रियों की नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य होती है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो कितने महीने के बाद भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है? 6 महीने। 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसके बाद है जो सांसद के रूप में उसे निर्वाचित होना पड़ता है। फिर है संसद के कार्य। संसद के कार्य होते हैं विधायी कामकाज करना, वित्तीय काम करना। विधायी में जैसे कि संसद पूरे देश में किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है, तो कानून बनाने का अधिकार किसका है? विधायी कामकाज है, संसद का है। कानून बनाने की प्रक्रिया है जो दूसरा चैप्टर उसमें पढ़ाया जाएगा। वित्तीय कार्य है जो सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। फिर है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का मजबूत तरीका होता है। जब संसद को लगता है कि कोई भी मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करता है निश्चित दिन और समय? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहस के बाद इसमें मतदान किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है कानून की समझ। पॉइंट है कानून के कितने प्रकार होते हैं। तो कानून है जो संविधान में उल्लेखित जो नियम होते हैं उनको संवैधानिक कानून कहते हैं। संवैधानिक कानून के अनुरूप बनाए गए नियम हैं जो अन्य कानून सामान्य कानून की श्रेणी में आते हैं। उत्तराधिकार कानून हो गया, वैवाहिक कानून, दंड विधान कानून, ये इस प्रकार के कानून दिए गए हुए हैं। यहाँ पे है जो कानून कितने प्रकार होते हैं, इसका ये डायग्राम बना हुआ है। तो कानून एक संवैधानिक होते हैं, एक सामान्य होते हैं। सामान्य में है जो सार्वजनिक कानून होता है, एक व्यक्तिगत कानून होता है। और सामाजिक कानून में कौन कौन होता है? तो सामाजिक कानून में दीवानी कानून होता है और फौजदारी कानून होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सार्वजनिक कानून में कौन हो जाएगा? दीवानी और फौजदारी। सामान्य में सार्वजनिक और व्यक्तिगत हो जाएगा। कानून कितने प्रकार के? संवैधानिक और सामान्य हो जाएगा। फिर है कानून बनाने की प्रक्रिया। जैसे जनता का कोई मुद्दा है या समाज में चर्चा एवं बहस होती है तो फिर सरकार द्वारा संसद में विधेयक पेश किया जाता है। फिर उस पर है जो संसद में चर्चा होती है, जो भी टॉपिक होता है। फिर चर्चा है, चर्चा के द्वारा विधेयक पारित होता है या विधेयक रद्द होता है। अगर विधेयक पारित हो जाता है तो क्या होता है? विधेयक पारित हो गया तो पारित विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर दूसरे सदन में चर्चा बहस होती है और वहाँ से पारित हो जाता है या फिर संशोधित कर दिया जा सकता है। और राष्ट्रपति उसके बाद में है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर के लिए। पारित हो गया या फिर संशोधित हो गया तो उसके बाद में कहाँ भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास। वो हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा और जब राष्ट्रपति इस पर है जो साइन कर देगा तो वो विधेयक बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये, तो याद रखिएगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 45 में, तो आर्टिकल 45 में दिया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 45 में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है बिहार प्रेस बिल 1982। तो बिहार राज्य में 1982 में है जो बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया था। तो जो बिहार प्रेस बिल है कब पारित किया गया? 1982 में। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो इसके द्वारा है जो कोई भी व्यक्ति अखबार या पत्रिका से जुड़े हुए सभी लोगों को दंडित किया जा सकता था। जो लोग हैं जो सरकार की आलोचना करेंगे, वो लोग सरकार की आलोचना करने पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता था। तो इसके लिए लाया गया था बिहार में बिहार प्रेस बिल 1982 में। नेक्स्ट है 1974-76 तब में क्या लगाया गया था? आंतरिक आपातकाल लगाया था। तो आंतरिक आपातकाल 1974 से 1976। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आपातकाल के विरोध में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे भारत में जन क्रांति प्रारंभ की। तो जन क्रांति किसने स्टार्ट की थी? तो आपातकाल के विरोध में की थी किसने? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक किसकी उपाधि है? जयप्रकाश नारायण की, ये भी याद रखिएगा। ये जन क्रांति संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये जो जन क्रांति की थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, इसको क्या नाम दिया गया? संपूर्ण क्रांति दिया गया। दमनकारी कानून का लोगों ने ऐसा विरोध प्रारंभ किया कि सभी वर्गों के लोग हैं जो सड़क पर उतर आए थे। इसका उद्देश्य क्या था क्रांति? तो नागरिक स्वतंत्रता के साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का निवारण और समाज में परिवर्तन, तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है न्यायिक प्रक्रिया। यहाँ पे एक दिया गया हुआ है कि कहाँ पे अगर जैसे कि पहले अगर कोई मतलब दंगे हुए, लड़ाई हुई तो थाने में जाते हैं, थाने से है जो कचहरी में जाएंगे या फिर सत्र न्यायालय में जाएंगे, उसके बाद में है जो हाई कोर्ट जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे है उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय में जो अभिव्यक्ति या गवाह है नहीं बुलाए जाते हैं वहाँ पर तो केवल जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है। और उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है सहकारिता। तो इसमें एक पॉइंट दिया गया हुआ है कि मधुपुरा महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति। तो ये जो महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति है कहाँ पे? मधुपुरा में है, इसे याद रखिएगा। फिर है जो जिला स्तर पर कहाँ पे है? तो जिला स्तर पर वैशाली पाटिलपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संगठन लिमिटेड है। तो जो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है कहाँ पे है? वैशाली पाटिलपुत्र में है। इम्पोर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, इन्हें याद रखिएगा। और ये जो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पटना डेयरी के नाम से। तो पटना डेयरी कहाँ पे हो जाएगी? वैशाली पाटिलपुत्र में हो जाएगी। इसका दूसरा नाम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड है। वर्तमान समय में मधुरापुर महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में लगभग 1400 सदस्य हैं। कितने हैं? 1400 सदस्य हैं। कहाँ पे है? मधुरापुर में है। और सदस्य बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 10 रुपये शेयर लेना होता है और 1 रुपया शुल्क इसमें देना पड़ता है। फिर सहकारिता है जो 2 शब्दों से बना है, सह प्लस कारिता, जिसका अर्थ होता है मिलकर, और कार का अर्थ होता है कार्य। तो मिलकर कार्य करने को कहते हैं सहकारिता। फिर नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसका अर्थ होता है पैक्स। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कहते हैं पैक्स। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। इसका गठन है जो कृषकों के कल्याण और उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। और इसमें सदस्य कौन होता है? किसान होता है इसका सदस्य है, और या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसान निर्धारित सदस्यता शुल्क और 1 शेयर की राशि देकर इसका सदस्य बन सकता है। पैक्स अपने सदस्यों के लिए बैंक का कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म है जो याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है उपभोक्ता सहकारी समिति क्या है? तो उपभोक्ता सहकारी समिति है जो इसकी स्थापना का उद्देश्य थोक व्यापारी अथवा उत्पादकों से सीधे अधिक मात्रा में माल खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना। जैसे कि कोई व्यापारी है या उत्पादक है, उनसे अधिक मात्रा में माल खरीद लिया गया, फिर अपने जो उनके सदस्य होते हैं उनको कम रेट पर उनको सामान उपलब्ध कराते हैं ये लोग। नेक्स्ट चैप्टर 8 है खाद्य सुरक्षा।
पहला पॉइंट है, जिन परिवार के सदस्यों को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त या पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी आने लगती है और अपनी संतानों को भी खो देते हैं, उन्हें चिरकालिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। तो चिरकालिक भूख से ग्रस्त किन्हें कहा जाता है? जो कुपोषण की उत्पन्न होने से जो कमजोरी होती है, उससे अपने संतानों को भी खो देते हैं, उसे कहा जाता है चिरकालिक भूख। इसीलिए जो खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक होता है। कुपोषण क्या होता है? तो शरीर के लिए आवश्यक पर्याप्त आहार को लंबे समय तक न मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषित माता पिता कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपने से कम उम्र में दिखते हैं, उनका विकास है जो रुक जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाएं और 30% पुरुष हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। फिर है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों की भूमिका आधार है जो कम होता है, मतलब उनके पास ज़मीन कम होती है तो उत्पादकता भी कम होती है, इसलिए वे हैं जो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं। तो जो गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना है, इसके द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको रोजगार प्रदान किया गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसे नरेगा के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसमें है जो 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट है बफर स्टॉक क्या होता है? तो बफर स्टॉक होता है जो फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम साधारण मूल्य की घोषणा करती है। न्यूनतम सार्थक मूल्य मतलब MSP की घोषणा करती है। खरीदे हुए जो गवर्नमेंट खरीदती है अनाज भंडार में रखे जाते हैं, उन्हें कहती है बफर स्टॉक कहते हैं। और फिर है जो भारतीय खाद्य निगम है, जो इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की जो दुकानें होती हैं जिनको कोटा कहते हैं, उनके माध्यम से समाज में वितरित कहती है। और इस प्रणाली को है जो समाज में वितरित किया जाता है राशन, उसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये पॉइंट याद रखिएगा। BPL जो परिवार होते हैं उनको 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न है मिलता है, और राज्य सरकार इस योजना के तहत 5.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूँ और 6.7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चावल है प्रति माह उपलब्ध कराती है। तो ये डेटा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर है मध्याह्न भोजन योजना क्या है? तो सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना बच्चों को। नेक्स्ट है तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति तंबाकू सेवन नहीं करने वाले व्यक्तियों से 10 वर्ष अधिक बड़े होने का अनुभव करते हैं और उनसे 10 वर्ष पहले मरते हैं। तो ये था आज की क्लास, जो कि क्लास 8 का था। पूरी मैंने समरी करा दी है, इसको रिवीजन एक बार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल है।